हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप? सबसे पहले तो मैं आपने रियल एस्टेट इंडस्ट्री को चुना है, मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं। रियल एस्टेट इंडस्ट्री दुनिया की बड़ी इकोनॉमी को मैनेज करती है। रियल एस्टेट पूरी दुनिया के अंदर तीसरे या चौथे नंबर का इन्वेस्टमेंट जोन है। ऑयल के बाद, शेयर के बाद, बैंकिंग के बाद चौथे नंबर का रियल एस्टेट सेक्टर है जिसको आपने चुना है। आप रियल एस्टेट को एज ए कैरियर लेने वाले हैं तो बहुत गंभीरता से इस वीडियो को पूरा देखिए, सुनिए, समझिए। रियल एस्टेट पूरी दुनिया में जब इकोनॉमी का डाउनफॉल था 72 और उससे पहले ग्रामीण प्रदेश के लोग पहले जो पैसा कमाते थे उसका गोल्ड खरीदते थे और शहर के लोग गोल्ड खरीदते थे। लेकिन धीरे धीरे रियल एस्टेट जब शहरीकरण हुआ तो प्लाटिंग्स के माध्यम से, इंडस्ट्रीज के माध्यम से, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट जब हुआ, रोड बने, एयरपोर्ट्स बने, हॉस्पिटल बने, एजुकेशन हब बने, तो रियल एस्टेट का डेवलपमेंट का टाइम आया और 90s के अंदर में रियल एस्टेट का बाजारीकरण हुआ। मार्केट रियल एस्टेट के इंडस्ट्री को एक्सेप्ट करने लगा। जब दुनिया में ऑयल इंडस्ट्री ने बड़ा रूप ले लिया, बैंकिंग ने बड़ा रूप ले लिया और तब शेयर मार्केट बहुत डाउन पे था, तो 1990 के बाद रियल एस्टेट इंडस्ट्री ने अपना काम शुरू किया, शहरीकरण हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा। हम बात करते हैं व्हाट इज द रियल एस्टेट। रियल एस्टेट जमीन के व्यवसाय को रियल एस्टेट कहते हैं। जमीन के व्यापार को, लेन देन को, खरीद फरोख्त को, ले बेच को, जो भी आपके क्षेत्र की भाषा है आप उसमें समझें। खरीदना और बेचना, उसी जमीन के अलग अलग डेवलपमेंट्स में अलग अलग तरीके से उस जमीन का रेजिडेंशियल, एग्रीकल्चर, कमर्शियल रूपांतरण होता है। उस शहर की एक अथॉरिटी होती है, वो उसको अप्रूव करती है। उस शहर का जिला कलेक्टर होता है, तहसीलदार होता है। उस भूमि को रेजिडेंशियल, कमर्शियल या फिर एग्रीकल्चर या फिर जो भी जमीन के अलग अलग रूप हैं उसमें जमीन का यूटिलिटी तय होती है। अब हम बात करते हैं रियल एस्टेट के अंदर आप क्या करने वाले हैं। आप किसी भी शहर में रियल एस्टेट का काम करते होंगे। मैं यह बात मानता हूं कि आप अपनी कंपनी में रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहे हैं। आपने रियल एस्टेट को या तो रेजिडेंशियल या कमर्शियल, एग्रीकल्चर, वेयर हाउसेज, फार्म हाउसेज के अंदर में आप बिजनेस कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको रियल एस्टेट का रेजिडेंशियल वर्जन पर बात करता हूँ। रियल एस्टेट का रेजिडेंशियल वर्जन में कोई भी कॉलोनी कटती है, वो 90 भी होती है या उस शहर की अथॉरिटी, जैसे मैं जयपुर की बात करता हूँ तो यहाँ पे जेडी अप्रूव्ड प्रॉपर्टीज को मान्यता मिलती है। 90 बी वो प्रॉपर्टी जो एग्रीकल्चर थी, खातेदारी की जमीन थी, किसान की जमीन थी, उस किसान की जमीन का जेडीए के अंदर रूपांतरण होता है, जिसमें 90 भी कहते हैं। आजकल ये 90A हो गया, जिसमें 60-40 का रेस होता है। 60% रेजिडेंशियल और 40% उस जमीन के हिस्से का रोड, पार्क, मंदिर और यूटिलिटीज, जिसके अंदर अगर वो अप्रूव्ड हो गई है तो उसके अंदर ये सब चीजें, रोड होना चाहिए 30 फीट, 40 फीट, 60 फीट, 80 फीट, 100 फीट के रोड होने चाहिए, बिजली होनी चाहिए, सीवरेज होनी चाहिए। ये सब यूटिलिटीज के बाद में वो 90A होती है, रेजिडेंशियल कन्वर्ट होती है। उस शहर की अथॉरिटी उसको ऑथराइज करती है और वो ऑथराइज होकर के उस शहर के नॉर्म्स के अनुसार उसके अंदर कितना परसेंटेज जमीन रेजिडेंशियल और कितना परसेंट जमीन यूटिलिटी, जो 40% का यूटिलिटी रेशो है वो कितना परसेंट होता है, उस हिसाब से। तो 1 बीघा जमीन होती है, उसमें 3025 पक्के स्क्वायर वर्ग फीट जमीन निकलती है और जब उसका 40% निकलता है तो 2000 स्क्वायर फीट के आसपास में रेजिडेंशियल प्लाटिंग्स होती है। प्लाटिंग्स के फेस होते हैं, सामने कितना फीट है, रोड है, उसके हिसाब से कितना फ्रंट है और कितनी डेप्थ है। जितना फ्रंट होता है उतनी उसकी डेप्थ कितनी, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइडेड बाई 9 कर देते हैं, इतने स्क्वायर यार्ड का या इतने स्क्वायर मीटर का प्लॉट है। तो प्लॉट का साइज समझ में आ गया आपको। अब उसके ऊपर में कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। कंस्ट्रक्शन के अंदर या तो उस पर मकान बनाते हैं या फिर बहुमंजिली बड़ा प्लॉट्स होते हैं
एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स 1000 वर्ग गज का या 500 वर्ग गज का या 2000 वर्ग गज का या 5000, जितना भी बड़ा प्रोजेक्ट होता है उसके हिसाब से उसके ऊपर में कमर्शियल और रेजिडेंशियल फ्लैट्स भी बनते हैं। तो फ्लैट्स के हिसाब से उसके ऊपर में यूटिलिटी आती है। अब हम बात करते हैं विलाज, जो रेजिडेंशियल हाउसेज हैं, इंडिपेंडेंट हाउसेज हैं और फ्लैट्स। तो विलाज के बारे में तो आप तकरीबन अपने सबके घर होते हैं, आप समझते हैं कितने का फ्रंट है, कितने की डेप्थ है, इतने गज का, इतने वर्ग गज का प्लॉट है, उसके ऊपर इतना कंस्ट्रक्शन हो रखा है। इसी तरह से फ्लैट्स होते हैं, उसमें 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK, 5 BHK, पेंट हाउस, स्टूडियोज, ये इस तरह की डेफिनेशंस होती है। तो ये फ्लैट्स का वर्जन है। तो बेसिकली, और जो खाली प्लॉट होता है उसको प्लॉट है, जैसे 20 बाई 40 का, 20 बाई 50 का, 100 बाई 200 का, जो भी साइज है उसका मल्टीप्लाई इंटू डिवाइडेड बाई 9 करते तो उसको प्लॉट का वर्ग गज या वर्ग मीटर, जो भी आपके पास मैथमेटिक्स है उससे उसका आप साइज निकाल सकते हैं। अब मैं विला की बात करूं, फ्लैट की बात करूं, प्लॉट की बात करूं, ये बिजनेस बहुत ज़्यादा रेजिडेंशियल जो यूजर्स होते हैं, देखिए दुनिया में सर्वाधिक जो सेल परचेज होती है वो फ्लैट्स की और विलाज की होती है, प्लॉट्स की होती है। अब मैं बात करता हूं कि रियल एस्टेट का जो हम जिस सेगमेंट को बेचने वाले हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया। अब आप इस काम को कैसे करने वाले हैं, ये तो हो गया लीगल और उसका एसेट मैनेजमेंट। तो 2 चीजें मैंने आपको बता दी हैं। लीगल क्या है, उस शहर की अथॉरिटी से अप्रूव्ड प्रॉपर्टी। मैं लीगल के बाद में बात कर रहा हूँ टाइप ऑफ प्रॉपर्टी। टाइप ऑफ प्रॉपर्टी में हो गया प्लॉट, आपको क्लियर कर दिया मैंने, फ्लैट आपको क्लियर कर दिया, विला मैंने आपको क्लियर कर दिया। विला के बाद अब इस प्रॉपर्टी के टाइप के बाद में अब मैं बात करता हूं कि मार्केटिंग कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको प्रॉपर्टी के नॉलेज होनी चाहिए कि इसका साइज कितना है, इसका डायमेंशन मतलब लंबाई चौड़ाई कितनी है, इसका लीगल कितना है, इसका कंस्ट्रक्शन एरिया कितना है, कितना कंस्ट्रक्शन एरिया है यूनिट वाइज, बिल्डिंग वाइज कितना बिल्डिंग एरिया है, कितना यूनिट का कंस्ट्रक्शन एरिया है, कॉलोनी की लोकेशन क्या है। अब मैं बात करूंगा मार्केटिंग से पहले एरिया स्पेसिफिकेशन, किस एरिया में आपकी प्रॉपर्टी है। अब मैं जैसे बात करूं जयपुर की, तो जयपुर रियल एस्टेट के अंदर में क्यों बेहतर होगा। जयपुर इसलिए होगा साहब कि जयपुर गोल्डन ट्रायंगल पे स्थित है, जो टूरिज्म का गोल्डन ट्रायंगल है, जयपुर, दिल्ली और आगरा। सर्वाधिक दुनिया में भारत में आने वाला कोई भी पर्यटक 100% एक बार जयपुर आएगा। दूसरा, जयपुर प्रीशियस स्टोन, जो कीमती जो पत्थर हैं, हीरा, मूंगा, डायमंड, गोल्ड, इस सब चीजों में, मेटल्स के व्यापार में या फिर स्टोन के व्यापार में जयपुर बहुत बड़ी इंडस्ट्री में है। तो इसलिए जयपुर फाइनेंशियली बड़ा स्ट्रॉन्ग है, इसके कारण से भी जयपुर को इन्वेस्टमेंट का SMS हॉस्पिटल नॉर्दर्न इंडिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। इस कारण से पूरा हरियाणा, पूरा पंजाब, पूरा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इस राजस्थान की जयपुर राजधानी भी है। इसलिए राजस्थान को गोल्डन ट्रायंगल के कारण राजस्थान उत्तरी भारत का बड़ा शांत प्रदेश है और उसमें भी जयपुर बहुत पीसफुल है। यहाँ पे कोई पहाड़ी या नदी नाले बहुत ज़्यादा नहीं है, तो रेजिडेंशियल डिस्टर्बेंस नहीं है, बहुत सारी जगह पड़ी है। चाहे आप इधर दिल्ली चले जाओ, इधर अजमेर चले जाओ, इधर आप भरतपुर चले जाओ, इधर नागौर चले जाओ, सीकर चले जाओ, या काफ़ी बड़ा एरिया है। तो यहाँ पे डेवलपमेंट की पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है। अभी जो मेन कारण है कि जयपुर के चारों तरफ रिंग रोड बन गया है, तो रिंग रोड के कारण से प्लस में बड़े बड़े हाईवेज हैं, हाईवे 8 है, 12 है, 11 है, कोटा वाला हाईवे है, आगरा वाला हाईवे, बीकानेर वाला हाईवे, दिल्ली वाला हाईवे, अजमेर वाला हाईवे, बड़े बड़े हाईवेज इसको कनेक्ट करते हैं। जयपुर राजधानी है राजस्थान की, इसके कारण भी जयपुर मेडिकल हब है, एजुकेशनल हब है। तो राजस्थान के छोटे छोटे गांवों के जो सक्सेसफुल लोग हैं वो अपने बच्चों को जयपुर पढ़ाना चाहते हैं। आपको प्राउड होना चाहिए कि आप रियल एस्टेट में इसलिए हो कि यहाँ पे पॉसिबिलिटीज ऑफ कस्टमर्स, पॉसिबिलिटीज ऑफ सेल्स बहुत ज्यादा है, लेकिन मार्केटिंग में हमको सब नॉलेज होना चाहिए। मार्केटिंग के अंदर कंस्ट्रक्शन की वोकैबुलरी भी आपको पता होनी चाहिए। जो आपने कंस्ट्रक्शन किया, आपके बिल्डर ने कंस्ट्रक्शन किया, आपकी कंपनी ने कंस्ट्रक्शन किया है, तो उसके अंदर में प्लिंथ क्या है, राफ्टिंग क्या है, सरिया क्या है, सीमेंट क्या है, बजरी क्या है, रोड़ी क्या है, आपका बाथरूम में सैनिटरी क्या है, इलेक्ट्रिकल्स क्या है, फैन क्या है, ट्यूबलाइट्स क्या है, पुट्टी क्या है, कलर क्या है। बिल्डिंग की एमिनिटीज के बारे में बात करें, बिल्डिंग के
जो एमिनिटीज हैं उसमें स्विमिंग पूल है, पार्क है, गार्डन है, या फिर रूफटॉप गार्डन है, योगा सेंटर है, डिपार्टमेंटल स्टोर है, नियर बाई डिपार्टमेंटल स्टोर है, बैंक है, उस प्रॉपर्टी का इनर और आउटर जो स्पेसिफिकेशन है वो भी आपको पता होना चाहिए। कंस्ट्रक्शन की वोकैबुलरी में बहुत सारी चीजें और हैं जो आपको डिटेल से और सर्च करके उनके ऊपर काम करना चाहिए, क्योंकि जब आप कस्टमर को बात करने वाले हो तो आपको बहुत सारे चीजें ऐसी हैं जो आप अगर उनको पहले बता देते तो क्वेश्चन रेज नहीं होते। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी क्या है, सीमेंट और बजरी का क्या कॉम्बिनेशन होता है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के बाद यूनिट स्पेसिफिकेशन का आपका 3 BHK का साइज क्या है, 2 BHK का साइज क्या है, आपके विला का साइज क्या है, आपकी प्रॉपर्टी का साइज क्या है, आपकी लोकेशन की स्पेसिफिकेशन क्या है, एरिया की स्पेसिफिकेशन क्या है, ये सब आपको कस्टमर से जब आप बात कर रहे होंगे तो आपको बहुत सारे सवालों का सामना करना पड़ेगा। ये मार्केटिंग को अपन और एक बहुत थोड़े से वे में समझते हैं। कस्टमर आएगा कैसे, कस्टमर लीड कैसे आएगी, उसके लिए सोशल मीडिया का आप उन बहुत अच्छा उपयोग कर सकते हैं। सोशल मीडिया के अंदर फेसबुक है, आप अपनी फेसबुक पे कंपनी से कंटेंट, वीडियोस, ऑडियोज, पैम्पलेट्स, ये सब सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड कर सकते हैं। उसमें पेड और फ्री मार्केटिंग होती है। फ्री मार्केटिंग आपका सोशल मीडिया का पेज होगा, आपकी प्रोफाइल होगी, आपका इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन भारत में कम चलता है। व्हाट्सएप मार्केटिंग है, जो व्हाट्सएप के थ्रू भी आप लोगों को कम्युनिकेट कर सकते हैं। बल्क व्हाट्सएप होते हैं या व्हाट्सएप API है, उसके माध्यम से चैट बोट है, इसके माध्यम से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं मैक्सिमम लोगों को। तो सबसे अच्छी बात है कि इसके अंदर कस्टमर भी उतनी तेजी से प्रॉपर्टी सर्च कर रहा होता है, जिसके पास पैसा होता है वही कस्टमर आपके इसमें आएगा। तो आपको इस पर भी पूरा फोकस करना पड़ेगा। दूसरी बात जो समझने की है कि जो लीड जनरेशन है वो अपने अपने लेवल पर पुश मार्केटिंग और पुल मार्केटिंग, कॉल्ड कॉलिंग है, पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन, ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रकार की मार्केटिंग है, जिसमें आप कस्टमर को कैसे इंटरेक्ट करते हैं, कैसे बातचीत कर सकते हैं, आप ही बेस्ट क्यों हैं। तो ये डिपेंड आपके मार्केटिंग हुनर पे करता है। इससे आपकी क्वालिटी, आप किस तरह से अपनी प्रॉपर्टी को, अपने कंपनी को, जिस कंपनी में काम करते हैं, अपने बॉसेज को किस अच्छे मन से, किस अच्छे भाव से, किस अच्छे तरीके से आप अपने प्रॉपर्टी को प्रेजेंट करते हैं। इट्स ए वेरी क्रूशियल पॉइंट फॉर द सेल्समैन। आप मार्केटर हैं, इस समय मार्केटिंग अच्छी कर रहे हैं, SMS के थ्रू मार्केटिंग हो सकती है, ईमेल्स के थ्रू मार्केटिंग हो सकती है, सोशल मीडिया के थ्रू मार्केटिंग हो सकती है। और रियल एस्टेट के बहुत सारे पोर्टल हैं, तकरीबन सैकड़ों पोर्टल हैं, जिसमें कुछ बड़े पोर्टल हैं, 99 मैजिक, अपना OLX, क्विकर, प्रॉपर्टी वालाज, कॉमन फ्लोर्स, ऐसे बहुत सारे पोर्टल्स हैं जिनके माध्यम से आप रियल एस्टेट को, अपने प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर करते हैं मार्केट में। और मार्केटिंग का भी बहुत आज स्पेसिफिक एरिया हो गया। कोई आदमी 10 लाख रुपए की वर्थ का है, उसको आप 1 करोड़ की प्रॉपर्टी दिखाने वाले हैं तो वो कोई मतलब नहीं है। जिस डेमोग्राफी का, बजट का, एरिया का, चॉइस का, लोकेशन का, इंटरेस्ट का, ये बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, इनके थ्रू मार्केटिंग की जाती है। तो मार्केटिंग एक बहुत बड़ा फील्ड है, लेकिन उस प्रोजेक्ट के बारे में आपको बहुत सारी चीजें, आपको एक्सप्लेनेटरी, एग्जीक्यूटरी आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो ये जब आप कॉलिंग करेंगे, काम करेंगे, रियल एस्टेट में आप आए हैं तो तकरीबन 6 से 12 महीने का एक समय होता है जिसमें आप एक्सपर्ट बन जाते हैं। बस रियल एस्टेट ही मुझे करना है, इस तरह का अपना आपका एक माइंड सेट होना चाहिए। इसमें शुरुआत में बड़े नेगेटिव रहते हैं, क्योंकि ये बिजनेस थोड़ा सा बड़े टिकट साइज का है। इसके परिणाम, एक तो एक्सपर्ट बनने में आपको टाइम लगेगा, तो बिल्कुल कोई भी कुछ भी कहे छोड़ के नहीं जाना है, हिलना नहीं है, बस यही काम करना है। आपको कई बार परफॉर्मेंस नहीं आएगी तो आपको आपकी कंपनी डांटेगी, तो आपको टिके रहना है। आधी सैलरी दे रहे नहीं चलेगा, भैया देवो कुछ भी। रियल एस्टेट के बिजनेस में 3 लोग सफल होते हैं, जिनके एजुकेशन है, एक्सपीरियंस है और एथिक्स अच्छी, 3E। और मैं बात करूं जब आप कस्टमर बिहेवियर, तो कस्टमर बिहेवियर एक अच्छा सब्जेक्ट है। आपने पहले दिन किसी व्यक्ति को फोन लगाया कि नमस्कार भाई साहब, मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूं और आपकी मैं कोई मदद कर सकता हूं। तो ये ध्यान रखना कि यहाँ पे 3 कैटेगरी के लोग होते हैं। टेली सेल्स पहला व्यक्ति, टेली मैनेजर दूसरा व्यक्ति, और एक आपका जर्नल मैनेजर होता है। आप सदैव एक्सपर्ट नहीं बने, कंसल्टेंट बने। आप जिस लेवल पे हैं वही बने। आप टेली सेल्स हैं तो जितना आपको नॉलेज है, कई बार क्या होता है कस्टमर इसमें बहुत पैसे वाले लोग आते हैं प्रॉपर्टी खरीदने, उनके पास नॉलेज अच्छा होता है, उनके गुण बहुत होते हैं और उनकी अपनी एक ईगो होता है फाइनेंशियल। तो उस कस्टमर को आप इमोशनल तरीके से, लॉजिकल तरीके से, और अपने हिंदुस्तान में प्रोफेशनलिज्म अभी इतना है नहीं, लेकिन प्रोफेशनल बने। रियल एस्टेट धीरे धीरे प्रोफेशनलिज्म की तरफ बढ़ रहा है, तो आप उसको इमोशनली
उससे रिलेशन वाइज स्टेब्लिश करके, या फिर लॉजिकल जो क्वेश्चन पूछता है, साइज वगैरह पूछेगा या लोकेशन पूछेगा, वाई मैं ये प्रॉपर्टी क्यों खरीदूं, आप ही कंपनी से क्यों खरीदूं, आप ही से क्यों खरीदूं, इस तरह के सवालों के अगर आप बातचीत के अंदर ये सब चीजें उसको समझा देंगे, तो जब पहले कस्टमर को सुन लें आप कि सर एक बार मुझे बताइए आप क्या चाहते हैं, कस्टमर जब पूरा खाली हो जाए तो फिर आपके पास जो नॉलेज है इस प्रोजेक्ट की, आपके पास कुछ पेपर होंगे, आपके पास कंपनी का बिजनेस किट होगा, आपके पास 1 पेजर होगा, आपके पास कंपनी का ब्रोशर होगा, आपके पास कंपनी का पैम्पलेट होगा आपके प्रोजेक्ट का, जिस प्रॉपर्टी को आप बेचना चाह रहे हैं, तो वो चीजें उसको एक्सप्लेन करेंगे तो वो कस्टमर 100% कन्विंस हो जाएगा। कन्विंस होगा तो आपको उसका बहुत फायदा मिलने वाला है। आप 100% उस कस्टमर के साथ अटैच हो जाएंगे। उस कस्टमर को आप 100% प्रॉपर्टी के बारे में जब कन्विंस हो जाएगा तो वो कस्टमर विजिट पे आने वाला है। तो आप कोशिश करें कि उसकी फैमिली के साथ, उसके एक आध कोई व्यक्ति, इन्वेस्टर के साथ तो कोई कंसल्टेंट नहीं आता, लेकिन जो यूजर होते हैं उनके साथ मामा जी, फूफा जी, चाचा जी या पूर्व कोई प्रॉपर्टी खरीदा हुआ व्यक्ति 100% आता है। तो उसकी फैमिली या फिर उसके जो पिताजी, चाचा जी या कोई वकील साहब, इस तरह के लोग 100% साथ आते हैं। तो आप जिस लेवल पे हैं, आपने ये प्रॉपर्टी जो कस्टमर है, ये किसी अपने को सीनियर को हैंडओवर करना है, तो उसको पूरी हिस्ट्री समझाएं और सीनियर को भी ये कहें साहब इसी तरह से बात की है मैंने और यही आपको बात करनी है। तो सेकंड जो लेयर है, जो आपसे सीनियर लोग हैं, उन्होंने उसको विजिट कराई, तो लापरवाही तो नहीं कर दी, सीनियर है, रेस्पेक्ट भी करिए, लेकिन बहुत बारीकी से समझिए कि मेरे कस्टमर का विजिट कैसा हुआ, मेरे कस्टमर को क्या बताया गया, और आप उसका फॉलो, कस्टमर इंटरेक्शन, विजिट के अंदर, विजिट से पूर्व फॉलोअप होता है, विजिट के बाद एक फॉलोअप प्रक्रिया होती है। किसी कस्टमर से आपने बात की, अच्छी बात हो गई, कस्टमर ने 1 महीने बाद आने के लिए बोल दिया, 6 महीने बाद आने के लिए बोल दिया, 10 दिन बाद आने के लिए बोल दिया, 2 दिन बाद आने के लिए बोल दिया, तो आप लोग, अपन लोग जनरली क्या करते हैं, कोई कस्टमर सब अच्छे होते हैं, लेकिन ये यकीन करना वो कस्टमर कम से कम 10-15 लोगों से और भी टच हो। आपको क्या करना है, उसके साथ में सॉफ्ट फॉलो, उसको एक व्हाट्सएप कर देना है, उसको एक SMS कर देना है, उसको एक अगले दिन एक कॉल भी कर देना है, सर नमस्कार, आपकी बात हुई थी, सर आप कंफर्म आ रहे हैं। उसको सॉफ्ट फॉलोअप होता है, हाफ फॉलोअप होता है, प्री फॉलोअप होता है, और उसको साथ कस्टमर के साथ में आपका इंटरेक्शन बहुत मजबूत होना चाहिए। तो फॉलोअप अच्छा होता है, कॉलिंग अच्छी होती है, बिहेवियर अच्छा होता है, कस्टमर भी एक्सपेक्ट करता है कोई एक्सपर्ट व्यक्ति से मैं बात करूं। तो जितना नॉलेज आपको है उतना बोलिए, कोई भी प्रकार का झूठ सेल करने की जरूरत नहीं है। आपका नॉलेज कम होता है, लेकिन नॉलेज के कम होने के लिए किसी चीज का पता नहीं, तो उसको कहिए 1 मिनट रुकिए मैं पूछ के बताता हूँ, या फिर अपने सीनियर के साथ तुरंत बात करा दीजिए। कस्टमर को जब चीजें कंफर्म हो जाती हैं तो वो विश्वास करता है। रियल एस्टेट के मार्केट का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक्स है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वीडियो के माध्यम से। कस्टमर जब प्रॉपर्टी खरीदने जाता है तो पहले के आज के 10-20 साल के अंदर में रिश्तेदारों से, मिलने वालों से, रेफरल तरीके से प्रॉपर्टी खरीदता था, तो उसमें 100% एक मार्केट में सिनेरियो बना कि रियल एस्टेट के लोग चीटर होते हैं। लेकिन नाउ यू आर वेरी प्रोफेशनल, तो आपको ये चाहिए कि उस कस्टमर को विश्वास जीते। कस्टमर को नॉलेज से जीता जा सकता है, आपके पास और कोई ताकत नहीं है। आपका जो प्रॉपर्टी का नॉलेज, रियल एस्टेट का इकोसिस्टम उसको देने वाले हो। विजिट पे आए तो कोशिश करें कि आप विजिट पे पहुंचे, या फिर आपके सीनियर को पूरी चीज समझा करके जब वो विजिट करा रहा है तो कस्टमर के साथ उस समय में इंटरेक्शन में रहें कि आपकी विजिट हो रही है, आप ऑफिस बैठे हैं और आपकी विजिट हो रही है, तो आप उस कस्टमर के साथ में पूरा इंटरेक्शन रखें। आप घर पे हैं, छुट्टी पे हैं, कहीं भी हैं, लेकिन आपका बहुत उस पर ध्यान होना चाहिए। फॉलो अप, इंटरेक्शन, विजिट एंड अगेन फॉलो अप। सर क्या रहा, ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई? वो कहता आ गई तो बिल्कुल ओके सर, आगे प्रोसीड करें, मीटिंग्स करें, डील क्लोजर करें, अपनी कंपनी की रेट के बारे में और अपनी कंपनी की प्राइस पॉलिसी के बारे में और अपना डील के बारे में। अब मैं बात करता हूँ पेमेंट्स कैसे होते हैं। जब कोई प्रॉपर्टी का रेट डिसाइड होता है तो कंपनी रेट उसको फिक्स करती है। रियल एस्टेट के मार्केट में एक टेंडेंसी है कि रियल एस्टेट वाले बहुत पैसा कमाते हैं, ऐसा नहीं है। रियल एस्टेट बिल्कुल मार्केट पे चलता है। कोई भी कंपनी प्रोजेक्ट लेती है, बनाती है, तो वो उसको मार्केट रेट पे अपने लाभ लेकर के ही बेचेगी। तो ये बात पक्का होनी चाहिए। दुनिया के अंदर 70% लोगों को अपनी प्रॉपर्टी का वैल्यू नहीं लेना आता है। हम लोग अच्छी वैल्यू में बेचेंगे तभी तो कंपनी चलती है। अच्छी वैल्यू में बेचेंगे तो ग्राहक को सारी सुविधाएं दे पाएंगे, ग्राहक को फैसिलिटी दे पाएंगे। तो ये बात उसको बताइए कि सर देखो, हम लोग बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन है, कस्टमर हमारे लिए भगवान है, हमारे रेट्स बहुत अच्छे हैं। मार्केट के अंदर रेट्स एप्रिसिएशन पे भी बात करें, सब आप ये प्रॉपर्टी खरीद लेंगे 2 साल में इतना रेट हो जाएगा, ये सब चीजें कस्टमर के साथ आपकी बातचीत की हुई है, तो कस्टमर 100% अश्योर होगा कि रेट सही है,
कंपनी सही है, जिस व्यक्ति से मैं बात कर रहा हूँ, जिसके थ्रू मैं विजिट कर रहा हूँ, वो व्यक्ति सही है, तो मान के चलना कि आपकी रियल एस्टेट में क्लोजर की संभावना बढ़ती है। अब जब डील की बात हो गई, डील की स्थिति में आपको कुछ चीजों का और नॉलेज होना चाहिए। रेट्स स्क्वायर फीट में है, मुक्कम में है, फिक्स रेट है, क्या रेट है, क्या डीएलसी है। डीएलसी होती है रजिस्ट्री कितने का होने वाली है, आपकी कंपनी उसको कितने में रजिस्ट्री देने वाली है, रजिस्ट्री का क्या रेट लगता है, लोन के क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। लोन की अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर आपको पूरा ये समझ में आ जाएगा कि लोन कैसे होता है। इसके बाद में रजिस्ट्री के टाइम एडवांस कितना होता है, 10% 20% एडवांस होता है बुकिंग अमाउंट का, और 1 महीने का से ज्यादा टाइम नहीं होता है उसमें, उसको बाकी पेमेंट सेल्फ मैनेजमेंट से या बैंक के लोन के थ्रू उसको कराना होता है। तो ये सब चीजें आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। अब मैं बात करता हूँ कि कस्टमर को आपने कमिटमेंट किया, कि आपके सेल्समैन ने क्या कमिटमेंट की, कस्टमर के साथ आपका व्यवहार कैसा है। सेल्स ही नहीं करना, आपने प्रोडक्ट समझा दिया, बाकी समय उसके साथ में और भी चीजें बात करिए। जो कस्टमर बिहेवियर का पार्ट, आपने उसको लोन के बारे में समझा दिया, कैश के बारे में समझा दिया, आपने उसको डीएलसी के बारे में समझा दिया। कोशिश करें कि कस्टमर के साथ आप कनेक्ट रहें, कस्टमर को पूरी चीजें समझाएं, वीडियो को बार बार देखें, 2-3 बार देखें। बहुत सारी चीजें हैं जो कस्टमर यही पूछता है। कस्टमर उस प्रॉपर्टी को आपकी को बुक कर लेता है, लोन हो रहा है तो लोन में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, उसकी रजिस्ट्री में दिक्कत तो नहीं आ रही, उसकी पोजीशन में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। सब ये आप उसको विश्वास दिलाएं, उसको समझाएं और उसको कम्युनिकेट बहुत अच्छे से करें। रियल एस्टेट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जैसे ही डील हो जाती है हम सोचते हैं कि अब तो हमारा कस्टमर हमने काट लिया। नहीं, कस्टमर मुख्य अतिथि, उसका आपको बेहतरीन स्वागत, उसको इजी नहीं लेना चाहिए। उसने आपको डील करने के टाइम पे बहुत परेशान किया होगा, लेकिन अब वो हमारी कंपनी की असेट है। अगर हम उसको 100% अच्छी सर्विस देते हैं, अच्छा उसके साथ रिलेशन रखते हैं, तो यकीन करना वो कस्टमर आपको याद रखेगा, कंपनी को बाद में रखेगा। आपको उस कस्टमर के साथ 100% अच्छा व्यवहार करना है और उसको 100% ये कोशिश करनी है कि उसके साथ अपने रिलेशन मजबूत रखने हैं, ताकि वो 10 क्लाइंटों में से 2 क्लाइंट ऐसे होते हैं जो रेफरल्स देते हैं। आपने जिस दिन 10 क्लाइंट बना लिए, आज मेरे कंपनी के पास मेरे पास 12,000 प्लस क्लाइंट है। मुझे रेफरल क्लाइंट्स के थ्रू मेरा साल भर का बिजनेस बहुत बड़ी फिगर में होता है। आपको भी ये तय करना है उस ग्राहक के साथ आपको देना क्या है। आपको अटेंशन देना है, केवल पैसा कस्टमर दे रहा है, उसको सम्मान देना है, अटेंशन देना है, उसकी समस्या को तेजी से निस्तारण करना है। और जो भी संबंधित व्यक्ति उसके साथ फाइट करनी पड़े अपनी कंपनी में, तो फाइट करके भी कस्टमर को 100% सर्विस देनी है, कस्टमर के साथ अच्छी बात करनी है। कंपनी की कहीं कमी है तो व्यक्तिगत रूप से भी उसको आपको अटेंशन देनी है। कहीं पैसा लग रहा है 200, 500, 1000, 2000 रुपए, तो भी खर्च कर देंगे। वही कस्टमर आपको लाखों रुपए फिर कमा के दे देगा, आपको दूसरी डील दे देगा। लेकिन गलतियां यहाँ ये होती है कि हम लोग अटेंशन नहीं दे पाते हैं, इसके कारण से हमारे ग्राहक खराब होते हैं। हमें पूरा कोशिश करनी है कि हमें बिल्कुल अटेंटिव व्यक्ति होना है। 100% अपनी कंपनी की रिप्रेजेंटेटिव के रूप में आप कंपनी के फेस हैं। अब आप कोशिश करें कि उस कस्टमर से आप मिलें, उसको एक गिफ्ट दें और उससे रिलेशन एस्टेब्लिश करें। आपको उस इंडस्ट्री में अगर एक आपने डील कर ली तो ऐसी हजारों डील कर सकते हैं। हर डील के अंदर अपने कुछ अलग मेरिट्स होते हैं, कुछ अलग अलग क्लाइंटों के अकॉर्डिंग उनकी सबकी कस्टमर केस स्टडी होती है, केस हिस्ट्री होती है। कस्टमर के पास पैसा है, कस्टमर के पास नीड है, कस्टमर के पास में नीड का क्या लेवल है, 100% है, 70 है, 50 है, 10 है, 20 है, 30 है। कस्टमर के पास अपना टाइम होता है कि अभी लेना चाहता है, 2 महीने बाद लेना चाहता है, 6 महीने बाद लेना चाहता है, 12 महीने बाद लेना। आपको उस कस्टमर को एक ही कंपनी में रहने से फायदा ये मिलेगा कि 2 साल बाद भी आप उसी कंपनी में हो, रोजाना आप 300 से 500 कॉल करने वाले हैं, 50 अच्छे क्लाइंटों से बात होगी आपकी, क्योंकि पुराने क्लाइंटों से भी आपकी बात होने लग जाएगी। इसलिए आपका रोटेशन एक ही ऑर्गेनाइजेशन में एक ही तरीके से बहुत लंबा चलता है। रियल एस्टेट में बेसिक से शुरू होकर के लोग जीएम तक बनते हैं और उनके परिवार, उनकी जीवन स्टाइल सब कुछ अच्छी रहती है। एक ही कंपनी में काम करने के फायदे हैं कि आपको सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन में मिलता है, उसी कंपनी को आप ग्रोथ देते हैं, कंपनी आपको ग्रोथ देती है। बस ये विश्वास करना है कि आप एक बेहतरीन व्यक्ति हैं, आपने ये तय किया हुआ है कि मुझे ये काम सीखना है, समझना है और इस काम से मुझे उचित तरीके से, एथिकल तरीके से मुझे सक्सेस हासिल करनी है। रियल एस्टेट के बहुत सारे फायदे हैं, नॉलेज है। जब आप खुद घर खरीदेंगे तो आपको पूरा बहुत अच्छे से पूरी चीज़ें समझ में आएंगी।
जब आप अपने किसी रिश्तेदार को घर खरीदवाएंगे तो आप अपनी कंपनी से खरीदवाएंगे, मिलने वाले को प्रॉपर्टी खरीदवाएंगे तो अपनी कंपनी से खरीदवाएंगे। ऐसे बहुत सारे फायदे हैं। और आप कभी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो भी बहुत सोच समझ के करेंगे, क्योंकि आपको पूरा नॉलेज है। पूरी जिंदगी के अंदर आदमी पैसा कमाता है और उसको पता नहीं होता है कि मेरा क्या होने वाला है, तो वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आर्थिक नुकसान हो जाता है। रियल एस्टेट का इंडस्ट्री में काम करने के बहुत सारे फायदे हैं। रियल एस्टेट की इंडस्ट्री इतनी पवित्र इंडस्ट्री है, किसी का घर बसा करके जब वो सुकून मिलता होगा, जैसे किसी को ब्लड देने से सुकून मिलता है, ब्लड डोनेट करने से सुकून मिलता है, इसी तरह रियल एस्टेट का नॉलेज ही सेल कर रहे हो आप उसको प्रॉपर्टी सेल कर रहे हो, पेपर सेल कर रहे हो। लेकिन ये बहुत पवित्र काम है दोस्तों। पवित्र इसलिए कि किसी व्यक्ति को घर दिलाने के बाद जब उसका परिवार सुकून से उस छत के नीचे सोता है तो वो एक व्यक्ति को याद रखता है, वो आपके कारण उसको घर मिला, मकान मिला, रेजिडेंस मिला। बस कोशिश करें ग्राहक के साथ चीटिंग नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है, ग्राहक को भगवान समझ करके उसके साथ रह करके, परिवार का सदस्य समझ करके, उसको कंपनी के एसेट समझ करके उसको मेंटेन करना चाहिए। वीडियो को 2 से 3 बार आप देखेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। एक रियल एस्टेट का इकोसिस्टम पर मैंने वीडियो बनाया है, अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करें और अपनी टीम को इस वीडियो को 1 से 2 बार और दिखाएं। कितना बोलना है, कब बोलना है, कहाँ बोलना है, ये सब आपको डिसाइड करना है। और अधिक जानकारी शुरू में नहीं देनी है, कितनी जानकारी देनी है, कितनी बात करनी है, कितना सब समझाना है, ये कस्टमर के साथ सेल्स के अंदर आपको समझना पड़ेगा। मार्केटिंग, सेल्स, नॉलेज ऑफ प्रॉपर्टी, डिलीवरी ऑफ द कंटेंट, कितना कंटेंट डिलीवर करना है, ये भी आपको देखना है। अधिक जानकारी, जब कस्टमर को जो जानकारी चाहिए उतनी बतानी है, अधिक भी नहीं बोलना है, एक साथ भी नहीं बोलना है, रट्टू तोते की तरह भी नहीं बोलना है कि साहब मेरे को तो सारा ही आता है, सब कुछ मेरा ही को आता है। नहीं, बहुत आराम से जितनी कस्टमर पूछ रहा है, जितनी आवश्यकता है, क्योंकि कस्टमर भी नॉलेजेबल है, कस्टमर फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनको सारा नॉलेज होता है। और कस्टमर भी बहुत पढ़ा लिखा होता है, कस्टमर भी बहुत गुणा हुआ होता है, पढ़ा लिखा नहीं है तो गुणा हुआ होता है, क्योंकि पैसे किसी व्यक्ति के पास न्यू ही नहीं होते, उसके साथ में बहुत सारी चीजें होती हैं, उसके बहुत सारे मेरिट्स होते हैं कस्टमर के, उसके कारण से उसको ये सब चीजें मिलती हैं। तो मैं ये समझा कि आपको ये सारी रियल एस्टेट का नॉलेज आपको आ गया, आप रियल एस्टेट के बारे में पूरा समझ गए। और मैं समझता हूँ कि एक रियल एस्टेट का इकोसिस्टम, इससे बेहतर कोई वीडियो नहीं हो सकता। आपकी पर्सनैलिटी अच्छी करो, आपकी नॉलेज अच्छी करो, आपका एक्सपीरियंस बढ़ाओ, और यकीन करना आपको ईमानदार रहना पड़ेगा आपके खुद के साथ, आपके खुद की कंपनी के साथ, अपने सीनियर के साथ और अपने टाइम मैनेजमेंट के साथ। जो लोग पंक्चुअल होते हैं, विनम्र होते हैं, मेहनती होते हैं, कम्युनिकेटिव होते हैं, वो रियल एस्टेट में 100% सफलता पाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा। आप नए हैं या बहुत पुराने हैं, इस पूरे वीडियो को समझें, नोट्स बनाएं और रियल एस्टेट की बारीकियों को गहराई तक जानें और रियल एस्टेट में अच्छी सफलता हासिल करें। बहुत बहुत धन्यवाद।